हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों की एग्जाम प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। और जैसा कि आप सभी को पता है कि 10 मार्च से आप सभी के एग्जाम शुरू होने वाले हैं और बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जो एग्जाम है वो 12 मार्च को होना है, राइट। तो समय बहुत कम है और आप लोग जो कंटिन्यूअसली एक सपोर्ट दे रहे हैं मेरे चैनल को, उससे सीख रहे हैं लगातार, तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लर्नर्स जो मेरे चैनल के थ्रू कुछ ना कुछ सीख पाए सब्जेक्ट से रिलेटेड, राइट। आज हम जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो स्पेशली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको प्रॉब्लम हो रही है चीजों को समझने में और प्रिपेयर करने में एग्जाम को लेकर। तो हम आज जो डिस्कस करने जा रहे हैं दैट विल बी द मॉडल क्वेश्चन पेपर, राइट। मैंने दो सेट ऑफ मॉडल क्वेश्चन पेपर्स बनाए हैं आप सभी के लिए, जिन दोनों पेपर्स की हेल्प से आप एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं, या फिर यूं कहें कि जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमारे सिलेबस की बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, उन सब चीजों को हम यहाँ पर इन पेपर्स के थ्रू डिस्कस करेंगे, राइट। तो इस वीडियो में हम सेट 1 को डिस्कस करेंगे और दूसरा वीडियो जो हम बनाएंगे उसमें सेट 2 यानी कि सेट बी को हम डिस्कस करेंगे। तो आपको थोड़ा सा ध्यान से उन चीजों को समझना है, सीखना है। समय बहुत कम है, तो एकदम समय के साथ साथ टाइम को ध्यान में रखते हुए चीजों को बिल्कुल सही से तैयार करें, सही से प्रिपेयर करें और बिल्कुल टू द पॉइंट चीजों को तैयार करें ताकि आपके पेपर में अच्छे से अच्छे नंबर आ सके, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। मैं शुरू कर रहा हूं अपना जो सेट 1 है, सेट 1 का जो पेपर है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, राइट। एक चीज आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि जो भी क्वेश्चंस पेपर में डिस्कस होंगे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आई एम नोवेयर सेइंग कि यही क्वेश्चंस पेपर में आएंगे, लेकिन हाँ, ये क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट हैं कि देयर आर हाई चांसेस कि इन टाइप के क्वेश्चंस या इन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस आपके पेपर में आ जाएं, राइट। तो जिसको सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने में डिफिकल्टी हो रही है वो स्पेशली कॉन्सेंट्रेट करें मॉडल क्वेश्चन पेपर से। न्यूमेरिकल्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स हैं जिन टाइप के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। तो इसलिए आपको उन टाइप के न्यूमेरिकल्स को थोड़ा फोकस करके ध्यान में रखना है, राइट। तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ओके, सो दिस इज सेट 1 ऑफ मॉडल क्वेश्चन पेपर, जिसमें पांचों यूनिट के क्वेश्चंस हैं और जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं वो पिछले कुछ सालों के पेपर्स को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं और साथ ही साथ जो भी सिलेबस में इंपॉर्टेंट टॉपिक माने जाते हैं उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ये सारे क्वेश्चंस बनाए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस मिलेंगे, आंसर्स यहाँ पर नहीं मिलेंगे, क्योंकि आंसर्स के लिए आपके पास ऑलरेडी मेरे चैनल के ऊपर बहुत सारे वीडियोस हैं। तो उन वीडियोस से जो आप लर्न कर रहे हैं कंटिन्यूअसली पिछले काफी टाइम से, तो उन सब की हेल्प से और साथ ही साथ आपने जो भी अपनी कॉपी में नोट्स बनाए होंगे उन सब की हेल्प से इन सारे क्वेश्चंस को स्पेशली फोकस के साथ आपको प्रिपेयर करना है, राइट। तो जैसा कि आप सभी को पता है जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न है वो 3 सेक्शंस में आता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपके पास टोटल 10 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें हर क्वेश्चन 2 मार्क का होता है। दैट मींस हर चैप्टर से आपको 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन में, और वो सारे के सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होते हैं। सेक्शन बी में आपके पास टोटल 5 क्वेश्चंस होते हैं, 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच चैप्टर, जिनमें से आपको कोई भी 3 सवाल अटेम्प्ट करने होते हैं, 2 क्वेश्चंस आपको छोड़ने हैं। एंड सेक्शन सी, जिसमें आपको टोटल 5 क्वेश्चंस मिलते हैं, पांचों के पांचों क्वेश्चंस हर चैप्टर से होते हैं, एक चैप्टर से एक क्वेश्चन, और इंटरनल चॉइस यहां पर आपको मिलती है। दैट मींस कि आपको हर चैप्टर से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना कंपलसरी है फ्रॉम द सेक्शन सी। तो सेक्शन सी इज फॉर 50 मार्क्स, सेक्शन बी इज फॉर 30 मार्क्स एंड सेक्शन ए इज फॉर 20 मार्क्स। तो टोटल 100 मार्क्स आपका होता है, ठीक है। तो आप इन सारे सभी क्वेश्चंस को और इनके चैप्टर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन, सब चीजों को अगर आप ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप कितना प्रिपेयर करें कि आपको आसानी से अच्छे मार्क्स के साथ आप पास हो सकें, यानी कि कम से कम 50-60 मार्क्स एटलीस्ट आपको यहां से मिले, ठीक है। दैट इज द ओनली टारगेट वी शुड हैव इन माइंड, क्योंकि 30 मार्क्स पे ऑल्दो पास होते हैं, बट 30 मार्क्स के लिए हम कभी नहीं सोचेंगे, हम कम से कम 50 to 60 मार्क्स का सोचेंगे ताकि हम उतने मार्क्स पाके आसानी से स्कोर कर सकें, राइट। तो सेक्शन ए में आई एम गिविंग यू हियर 10 क्वेश्चंस, 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर हियर, जिसमें आप देखते हैं चैप्टर 1 से 2 क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर जो आपको CO1 CO2 दिखाई दे रहे हैं, दीज आर रिलेटेड टू द चैप्टर्स। लाइक सेक्शन ए का जो फर्स्ट क्वेश्चन का ए एंड बी पार्ट है दैट इज फ्रॉम चैप्टर 1, C and D from 2, E and F from 3, G and H is from
chapter 4 and I and J is from chapter number 5. First question is differentiate between linear and non-linear elements. It's very important questions from chapter 1 जिसके definitions आप सभी को videos के through मैंने आपको explain किए हैं, examples के साथ साथ आप सभी को इन सब चीजों की details दी गई हैं. Question number 2 है what are the properties of ideal voltage and current source. करंट सोर्सेज और वोल्टेज सोर्सेज, ये सोर्सेज वाला जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट माना जाता है. इसमें 2-3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको सोर्सेज को पूरा ध्यान से देखना चाहिए, जिसमें आइडियल सोर्स होते हैं, प्रैक्टिकल सोर्सेज होते हैं एंड वोल्टेज एंड करंट सोर्सेज में क्या डिफरेंस है. इस तरह का कोई भी सवाल 2 मार्क में सोर्स से रिलेटेड पूछा जा सकता है. क्वेश्चन नंबर सी पार्ट है डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ फेज एंड फेजर. मींस फेज जो हम चैप्टर 2 के एसी सर्किट्स में फेज और फेजर डिफरेंस, फेजर डायग्राम, वो सब चीजें बनाना जहां पर सीखते हैं, तो बेसिकली उस चीज को यहाँ पर 2 मार्क में पूछा गया है. और ये पर्टिकुलर टॉपिक जो है फेज एंड फेजर, ये इंपॉर्टेंट होता है. कई बार आपको वोल्टेज और करंट के वैल्यूज दे दी जाएंगे और कहा जाएगा कि ड्रॉ द फेजर डायग्राम. तो इस तरह के जो बेसिक क्वेश्चन फेज और फेजर से बनते हैं वो कई बार पेपर में आते हैं. यहाँ पर जो सेक्शन ए का सी पार्ट है ये दिस इज प्योरली थ्योरेटिकल, बट ऑल्दो न्यूमेरिकल्स भी यहाँ से पूछे जाते हैं, तो आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए फेज एंड फेजर का. एंड फोर्थ क्वेश्चन इज राइट 4 एडवांटेज ऑफ 3 फेज सिस्टम. तो बेसिकली ये 3 फेज एसी सर्किट का क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया है 3 फेज एसी सिस्टम के एडवांटेजेस लिखिए. इस क्वेश्चन को हम कुछ इस तरह से भी देख सकते हैं कि सिंगल फेज एसी सिस्टम और 3 फेज एसी सिस्टम में क्या डिफरेंसेस होते हैं. इस तरह से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एंड दोनों ही केस में जो आंसर बनेगा वो ऑलमोस्ट नियरली सेम होगा. नेक्स्ट पार्ट है ड्रॉ एंड एक्सप्लेन द बीएच कैरेक्टरिस्टिक्स. चैप्टर 3 का ट्रांसफार्मर में जो बेसिक्स ऑफ मैग्नेटिक सर्किट्स हमने पढ़ा था उसमें बीएच कर्व को बहुत अच्छे से डिटेल्ड में एक्सप्लेनेशन किया था हमने, और बीएच कर्व के बाद हमने हिस्टैरिसीस लूप बनाया था, राइट. तो यहाँ पर आपको सिंपली बीएच कर्व को एक्सप्लेन करना है, जो नॉन मैग्नेटिक एंड मैग्नेटिक दोनों मटेरियल्स के लिए जो बनाया जाता है उसका एक सिंपल बेसिक जो रिलेशन है बी एंड एच के बीच में वो बताते हुए बीएच कर्व को बनाना है. नेक्स्ट पार्ट है वाई ट्रांसफॉर्मर इज रेटेड इन वोल्ट एम्पियर. तो वोल्ट एम्पियर की जो रेटिंग्स हैं उनको आपको बताना है ट्रांसफॉर्मर को वीए में क्यों रेट करते हैं, यानी कि वोल्ट एम्पियर में क्यों ट्रांसफॉर्मर को रेटिंग दी जाती है. इसका आंसर मैंने ट्रांसफॉर्मर के जो वीडियोस हैं उसमें दिया है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर के 2 टाइप के लॉसेस होते हैं, जो दोनों एक कोर लॉस और एक कॉपर लॉस, जिसमें कॉपर लॉस करंट के ऊपर डिपेंड करते हैं, कोर लॉसेस आपके वोल्टेज पे डिपेंड करते हैं. दैट इज व्हाई जो ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग है वो वीए में वोल्ट एम्पियर में दी जाती है. नेक्स्ट पार्ट इज व्हाई डीसी सीरीज मोटर इज नेवर स्टार्टेड ऑन नो लोड, राइट. डीसी सीरीज मोटर के बारे में चैप्टर 4 में डिटेल में डिस्कशन किया गया था, जिसमें बताया गया है कि डीसी सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से उसको बिना लोड के स्टार्ट करेंगे तो इसकी जो स्पीड होगी वो बहुत ज्यादा हाई स्पीड हो सकती है एंड विच विल बी वेरी डेंजरस फॉर द मोटर, राइट. नेक्स्ट पार्ट इज एक्सप्लेन द टर्म स्लिप एंड स्लिप स्पीड. स्लिप एंड स्लिप स्पीड 3 फेज इंडक्शन मोटर से रिलेटेड टॉपिक है. बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, ये छोटा सा टॉपिक है. इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर 2 नंबर का क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है. आपको अगर आपने चैप्टर 4 पढ़ा है तो आपको पता होगा सिंक्रोनस स्पीड का एक फॉर्मूला होता है 120f अपॉन p. तो उस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड छोटा सा एक न्यूमेरिकल भी बनता है पेपर में. अगर ये नहीं आता है तो वो न्यूमेरिकल आने के चांसेस होते हैं, राइट. नेक्स्ट इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अर्थिंग. अर्थिंग के बारे में आपको बताना है, यहाँ पर 2-3 लाइनें लिख के बोलना है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अर्थिंग, अर्थिंग की जरूरत क्यों है हमें. एंड द नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी बैटरीज. दोनों टाइप की बैटरीज में क्या अंतर है, राइट. तो ये जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, बेसिकली इनका जो आंसर है वो देने के लिए हमें हार्डली 2 या 3 लाइनें यूज करनी होती हैं. ज्यादा हमें बहुत डिटेल लिखनी नहीं है, बहुत ज्यादा टाइम यहाँ नहीं लगाना होता है, एकदम टू द पॉइंट बात करें. अगर थ्योरी टॉपिक है तो बुलेट्स के फॉर्म में 2 या 3 पॉइंट लिखें, एकदम टू द पॉइंट वाले पॉइंट्स हो, राइट, जो एकदम अच्छे से आपको एक्सप्लेन करते आने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरे पूरे मार्क्स मिलते हैं. और स्टूडेंट जनरली गलती करते हैं कि ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन छोड़ देते हैं. तो आई सजेस्ट यू ऑल, स्ट्रांगली आई सजेस्ट यू ऑल कि इन 2-2 नंबर के सारे सवालों में जरूर अटेम्प्ट करें. भले थोड़ा सा लिखें, रेलेवेंट लिखें, अगर नहीं भी आता तो भी उसके आंसर को देने की कोशिश करें, कुछ ना कुछ सोच के. जो भी आपने पढ़ा है सब्जेक्ट में उन चीजों को सोच समझ के कुछ ना कुछ आंसर जरूर करें, क्योंकि अगर आपको पूरे पूरे 2 नंबर नहीं मिलते हैं तो कम से कम 1 मार्क मिलने के चांसेस हमेशा रहते हैं. अगर आप छोड़ेंगे तो आपको सिंपली 0 मिलेगा, बट अगर आप अटेम्प्ट करते हैं तो आपको आसानी से 1 नंबर तो कम से कम मिल ही सकता है. और आपको पता है कि मार्क्स जोड़ने के लिए 1-1 मार्क्स से ही हमें टोटल मार्क्स को स्कोर करना होता है. सो इट इज कंपल्सरी फॉर यू ऑल टू अटेम्प्ट ऑल दीज 10 क्वेश्चंस, जो कि 20 मार्क्स का वेटेज रखते हैं.
राइट। इसीलिए आपको स्पेशल फोकस सेक्शन ए पे जरूर करना है। नाउ कमिंग टू सेक्शन बी, एज हमने आपको बताया कि इसमें 5 में से कोई भी 3 क्वेश्चन आपको करने हैं, तो 3 क्वेश्चन में आप कोई भी वो 3 क्वेश्चन चूज कीजिए जो आपको बहुत अच्छे से आते हो। इसमें मेरा जो सजेशन है वो ये है कि जो चैप्टर 1 है, चैप्टर 3 है एंड चैप्टर 5 है, ये 3 चैप्टर्स ऐसे हैं जहां से हम आसानी से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके प्रॉपर पूरे मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि ये 3 चैप्टर्स थोड़े इजी भी हैं, थोड़े जल्दी समझ में भी आते हैं। चैप्टर 2 एंड चैप्टर 4 में यूजुअली स्टूडेंट्स डिफिकल्टी फेस करते हैं, जैसा मैं देखता हूं, लेकिन स्टिल whatever you feel comfortable in, जिस भी टॉपिक में आपको कंफर्टेबल लगे, जिस चैप्टर के साथ आप अच्छे से स्ट्रांगली प्रिपेयर करके जा रहे हो, वो क्वेश्चंस यहाँ पर आप अटेम्प्ट करें। ठीक है, तो हर चैप्टर का एक एक क्वेश्चन है। यहाँ पर मैंने फर्स्ट क्वेश्चन मैश एनालिसिस से रखा है, ताकि मैश एनालिसिस से कोई भी आने वाला सवाल आप प्रिपेयर कर सकें। अगेन आई एम टेलिंग कि जो सर्किट यहाँ पर बना है वो सर्किट बेसिकली सेम टू सेम आएगा, ऐसी कोई भी गारंटी नहीं है, बट यस मैश एनालिसिस का जो क्वेश्चन है वो आने के चांसेस होते हैं, इसलिए यू मस्ट बी नोइंग अबाउट द प्रोसीजर ऑफ मैश एनालिसिस, वो कैसे लगाते हैं ये आपको पता होना चाहिए। बी क्वेश्चन जो बी पार्ट है उसमें एक सीरीज आरएलसी सर्किट का क्वेश्चन है, जो एसी सर्किट सिंगल फेस एसी सर्किट का क्वेश्चन है, जिसमें आरएलसी सर्किट से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया गया है, बेसिक फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है, जिससे कि आरएलसी सीरीज सर्किट के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको याद रहेंगे और आप कोई भी क्वेश्चन जो आरएलसी सर्किट के ऊपर बेस्ड होगा उसको करने के लिए थोड़े बहुत कोशिश जरूर करेंगे। Third question is why the hysteresis loss and eddy current loss occurs in a transformer and how they can be reduced. Also write the factors on which these losses depends. Derive the condition for maximum efficiency for single phase transformer. This question is very very important. ठीक है, ये जो losses वाला question है ये बहुत important है, बहुत बार पेपर में आता है, राइट। इसमें आपको हिस्टेरेसिस लॉस एंड एडी करंट लॉसेस दोनों के बारे में डिटेल में डिस्कशन करना है। ये लॉसेस क्यों होते हैं, कहाँ होते हैं, क्यों, किस कारण से होते हैं, इनको रिड्यूस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इन सभी चीजों के बारे में आपको डिटेल में यहाँ डिस्कशन करना है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन इज टू बी डिराइव्ड हियर। फोर्थ क्वेश्चन इज जो डीसी मशीन के ऊपर बेस्ड है, न्यूमेरिकल है। ये डीसी मशीन का जो न्यूमेरिकल है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो कोशिश करिएगा आप लोग ये क्वेश्चन को जरूर प्रिपेयर करें, या इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपके पास हो उसको जरूर प्रिपेयर करें। वीडियोस में मैंने क्वेश्चंस प्रिपेयर करवाए हैं, जो प्रैक्टिस वीडियोस मैंने बनाए हैं, सॉल्व न्यूमेरिकल्स मैंने वहां पर सॉल्व करवाए हैं, तो आप जरूर उनको देखें एक बार, और कम से कम 2 क्वेश्चन जरूर करें। ठीक है, ज्यादा बहुत टाइम नहीं है हमारे पास करने का, तो अभी जितना समय है उसके हिसाब से हम सिर्फ 2 क्वेश्चन, 2 न्यूमेरिकल जो डीसी मशीन के ऊपर बेस्ड हो उनको जरूर करें, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आने का सॉलिड 10 मार्क का क्वेश्चन होता है और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन ये होता है। चैप्टर नंबर 5 का है क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टाइप ऑफ बैटरीज एंड बैटरी बैकअप। तो दिस एंटायर क्वेश्चन रिलेटेड टू द बैटरी, जिसमें आपको बैटरीज के टाइप्स के बारे में डिस्कशन करना है। तो जो मेरा चैप्टर 5 का वीडियो है बैटरीज का, उसमें बहुत अच्छे से डिटेल में नोट्स भी आपको दिया गया है, एक्सप्लेनेशन भी आपको किया है, एंड साथ ही साथ बैटरी बैकअप के ऊपर भी आपको डिस्कशन करना है, राइट। तो यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट आती है, जो चैप्टर 5 के क्वेश्चन हैं, आपको पता है चैप्टर 5 में मोस्टली थ्योरी है, तो आपको हमेशा एक जनरल आंसर प्रिपेयर करना है। मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन आप लोगों सभी लोगों को ये है कि जितने भी टॉपिक्स चैप्टर 5 के हैं उन सभी टॉपिक से आप एक जनरल सॉल्यूशन प्रिपेयर करें। जैसे अगर आपके पास केबल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आप एक सेम कॉमन आंसर केबल के लिए प्रिपेयर करें, ताकि कोई भी सवाल केबल से रिलेटेड और वायर से रिलेटेड आए उसमें आप वही आंसर लिखेंगे। साथ ही साथ बैटरी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपको पेपर में आता है तो सेम सॉल्यूशन आप बैटरी का प्रिपेयर करें, जैसे कि बैटरी क्या होती है, बैटरी कितने टाइप की होती है, उसके बाद फर्दर बैटरी की कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैंने आपको वीडियो में बताई हैं, डिस्चार्जिंग चार्जिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, बैटरी खरीदने के लिए कौन कौन से पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको बैटरी में लिखनी ही है, राइट। कोई भी सवाल बैटरी का आए, ये सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है कि यू शुड राइट ऑल दोज थिंग्स। जो सेकंड पार्ट इसका है बैटरी बैकअप, तो बैटरी बैकअप में बेसिकली एज सच कोई भी फिक्स नोट नहीं है, एक जनरल सा टॉपिक है कि बैटरी का बैकअप क्या होता है। आप सभी लोग बैटरी यूज करते हैं और बैटरी को बैकअप को कहीं ना कहीं उसकी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग कर्व के ऊपर डिपेंड करता है, तो नेचुरली यहाँ पर चार्जिंग डिस्चार्जिंग कर्व के डिस्कशन होना चाहिए। साथ ही साथ कोई भी एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए, एक न्यूमेरिकल ले लीजिए। वीडियो में मैंने एक न्यूमेरिकल डिस्कस किया है जिसमें बैटरी बैकअप निकालने के लिए दिखाया गया था, तो उसी सेम क्वेश्चन को आप यहाँ पर एज एन एग्जांपल यूज कर सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए। बाकी बैकअप और किस किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, कुछ जनरल से पॉइंट है, जैसे कि किस टाइप की बैटरी है,
ठीक है, कितने सेल की बैटरी है, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बैकअप से रिलेट करती हैं। साथ ही साथ आप बैटरी को कितने पावर के लिए यूज कर रहे हैं, कितना उससे लोड रन कर रहे हैं, तो उन सब चीजों पे बैकअप डिपेंड करता है। तो बहुत ही जनरल से टॉपिक्स हैं जिनको आप आसानी से 1-1.5 पेज बना के लिख सकते हैं। और कोई भी चैप्टर 5 का क्वेश्चन अगर आता है तो उसमें आप एटलीस्ट 3 पेजेस कोशिश करें कि 2.5 से 3 पेज आपके लिखे जाएं। उसमें कोई भी अगर डायग्राम आप बनाते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, डायग्राम जरूर इंक्लूड करें। अगर वहां पर आपके पास डायग्राम है उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड तो यू शुड इंक्लूड दैट डायग्राम ऑल्सो। कमिंग टू सेक्शन सी। सेक्शन सी में जैसे मैंने आपको बताया हर चैप्टर से 2 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और उन दोनों में से कोई एक सवाल आपको करना होता है। तो चैप्टर 1 से बेसिकली अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजों की बात करें तो एक मैश एनालिसिस जो आपको हमेशा करना ही चाहिए। उसके बाद मैश एनालिसिस के ऊपर सुपरपोजिशन थ्योरम बेस्ड है, क्योंकि अगर आपको मैश अच्छे से आता है तो यू कैन इजीली डू सुपरपोजिशन थ्योरम। और साथ ही साथ थेवेनिन्स थ्योरम भी आप कहीं ना कहीं मैश एनालिसिस का यूज करके आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मैश अच्छे से आता है तो ट्राई टू लर्न द प्रोसीजर ऑफ सुपरपोजिशन इन थेवेनिन्स थ्योरम सो दैट यू कैन इजीली अटेम्प्ट द क्वेश्चन। क्योंकि थेवेनिन, सुपरपोजिशन एंड मैश एनालिसिस इन तीनों टॉपिक में से एक क्वेश्चन 100% पेपर में आएगा जिसकी तैयारी आपको करनी है। उसके अलावा अगर आपको नोडल एनालिसिस अच्छे से समझ में आता है तो नोडल एनालिसिस प्रिपेयर करके उसको भी एज ए बैकअप क्वेश्चन आप रख सकते हो। अगर आपने ये 4 मेथड पढ़ी हैं, इन चारों मेथड के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो यू कैन इजिली स्कोर 20 आउट ऑफ 20 फ्रॉम चैप्टर नंबर 1। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन मैंने यहाँ नोडल एनालिसिस का रखा है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी गुड क्वेश्चन जिसको आप अटेम्प्ट करके आसानी से इसकी एक प्रोसीजर को सीख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं जो चैप्टर 2 से रिलेटेड है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमने रेजोनेंस से रखा है बिकॉज रेजोनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम चैप्टर 2। चैप्टर 2 की अगर बात करें तो चैप्टर 2 में आपको याद होगा एक सिंगल फेस एसी सर्किट वहां पर हमारे पास होता है, एक रेजोनेंस हमारे पास होता है और एक 3 फेस एसी सर्किट हमारे पास होता है। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर से आपको रेजोनेंस टॉपिक और 3 फेस एसी सर्किट ये दोनों टॉपिक तो करने ही करने हैं, इनको बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम चैप्टर 2। मैं आपको बताऊंगा और क्या क्या हम चैप्टर नंबर 2 से कर सकते हैं। मैं एक आपको इन डिस्कशन के साथ ही डिस्कस करते हुए जा रहा हूं कि आपको और कौन कौन सी चीजें चैप्टर 2 पे फोकस करनी है। ठीक है, साथ ही साथ चैप्टर 2 में आपके पास रेजोनेंस 3 फेस एसी सर्किट के अलावा अगर सिंगल फेस एसी सर्किट की बात करें तो आपको एक फेजर सम वाले क्वेश्चन जरूर करने हैं। आपको याद होगा मैंने क्वेश्चन कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस वीडियोस में किए हैं जिसमें साइनसोइडल फंक्शंस को ऐड करना आपको बताया गया है। तो दोस क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें से आप जरूर 1-2 क्वेश्चंस को सीख कर जाएं ताकि फेजर सम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आता है I1 प्लस I2 करने के लिए या V1 प्लस V2 प्लस V3 करने के लिए आता है तो उनको आप आसानी से अटेम्प्ट कर सके। दीज आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम चैप्टर नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 5 है जो कि ट्रांसफार्मर का है, जिसमें आप देखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन एंड ईएमएफ इक्वेशन, ये दो चीजें हैं जो कि बेसिक्स ऑफ ट्रांसफार्मर से रिलेटेड हैं और साथ ही साथ अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट आपसे पूछा गया है। तो ये एक ट्रांसफार्मर से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको जरूर पढ़कर जाना है। अपार्ट फ्रॉम दैट ट्रांसफार्मर में एफिशिएंसी के ऊपर जो न्यूमेरिकल बनता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और 100% पेपर में आता है। तो एफिशिएंसी के न्यूमेरिकल आप जरूर करके जाएं जिसमें आप मोस्टली 2 टाइप के न्यूमेरिकल पे फोकस करें। एक वो न्यूमेरिकल जिसमें आपको एफिशिएंसी दी गई हो और एक वो न्यूमेरिकल जिसमें आपको आयरन एंड कॉपर लॉसेस दिए गए हो। ये 2 टाइप के क्वेश्चन स्पेशली आप जरूर करके जाएं। इन दोनों टाइप में से एक टाइप का क्वेश्चन जरूर पेपर में आ सकता है। ठीक है, साथ ही साथ मैक्सिमम एफिशिएंसी का फॉर्मूला और उसकी कंडीशन उस चीज को भी जरूर देखें क्योंकि इन किसी भी क्वेश्चन में अगर मैक्सिमम एफिशिएंसी को भी ऐड कर दिया जाता है तो वो एक एड ऑन क्वेश्चन उसके साथ बन जाता है जो कि इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 जो चैप्टर नंबर 4 से रिलेटेड है, जिसमें एक क्वेश्चन आपको सिंगल फेस इंडक्शन मोटर से रिलेटेड दिया गया है जिसमें उसका वर्किंग प्रिंसिपल एक्सप्लेन करने के लिए दिया है। दिस इज इंपॉर्टेंट वन, जो इंपॉर्टेंट माना जाता है यहाँ पे। एंड सेकंड जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको अगेन डीसी मोटर का जो क्वेश्चन है, डीसी मशीन का जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में ईएमएफ इक्वेशन के ऊपर बेस्ड भी है ये क्वेश्चन, क्योंकि जनरली डीसी मशीन से ईएमएफ इक्वेशन के बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें P5NZ/60A का जो फॉर्मूला है वो यूज होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू यूज द फॉर्मूलेज ऑफ डीसी शंट मशीन। ठीक है, तो डीसी में जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो एक ईएमएफ इक्वेशन के ऊपर बेस्ड
और शंट मशीन के ऊपर बेस्ड। शंट में हम डीसी मोटर एंड डीसी जनरेटर दोनों को इंक्लूड कर रहे हैं। वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे उनके सर्किट से आप कोई भी फॉर्मूले को डराइव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का जो फर्स्ट पार्ट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, इसको बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, जिसमें एसएफयू, एमसीबी, ईएलसीबी, एमसीसीबी एंड फ्यूज, अगर इसमें एक टॉपिक और के ऐड करें तो दैट विल बी द फ्यूज। ठीक है, ये जो 5 टॉपिक्स हैं, इन पांचों टॉपिक को आप कुछ इस तरह से प्रिपेयर करें कि इन पांचों में से कोई भी अगर 3 या 4 टॉपिक आपसे पूछे जाते हैं 10 मार्क के लिए, तो आप आसानी से 2.5-3 पेजेस का आंसर प्रिपेयर कर सकें। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 इज वेरी वेरी इजी। ठीक है, उस टॉपिक से, उस चैप्टर से आप आसानी से 20-22 नंबर स्कोर कर सकते हैं अगर आपको लिखना अच्छे से आता है, आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स अच्छी हैं, आप प्रॉपरली लिख पाते हैं, पॉइंट्स में लिख पाते हैं। उतना करने के बाद आप आसानी से 20-22 नंबर पा सकते हैं। कहानी बिल्कुल नहीं लिखनी है, कुछ भी बिल्कुल नहीं लिखना है, सिर्फ प्रॉपर चीजें यहाँ पे आपको लिखनी है। 7th का जो बी पार्ट है, दैट इज रिलेटेड टू द बैटरी। ठीक है, बैटरी का जो एम्पियर आवर एफिशिएंसी एंड वाटर एफिशिएंसी निकालने का क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं अपने वीडियोस में, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन होता है, आधे पेज में इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ये मेरा एक सेट ए का पेपर था जिसमें आपने देखा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर जो दिए गए थे। इन क्वेश्चंस को आपको स्पेशली फोकस रखना है। अगर आप न्यूमेरिकल्स करने में अच्छे हैं तो जिन टॉपिक से रिलेटेड हमने यहाँ पर न्यूमेरिकल रखे हैं, उन टॉपिक्स के न्यूमेरिकल्स की जरूर प्रैक्टिस करके जाएं। और अगर आपको न्यूमेरिकल्स करने में नहीं कंफर्टेबल फील होता है या आप नहीं कर पाए अभी तक, तो आप स्पेशल फोकस इन सभी थ्योरी क्वेश्चंस के ऊपर रखिएगा। इन थ्योरी क्वेश्चंस को करने के बाद आप ये श्योर हो सकते हैं कि कम से कम आप पेपर के अंदर थ्योरी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। अगर आपने सारे थ्योरी क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर दिए तो भी आपको पास होने में किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन छोड़ते हैं तो छोड़ने के बाद आपको उस क्वेश्चन के ऊपर कुछ भी नहीं मिलता, 0 मार्क्स मिलता है, मीन्स वो काउंट ही नहीं है कहीं भी। बट अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं और उसमें आपको जितना भी आता है, आधा अधूरा या आधा पेज लिखते हैं, 1 पेज लिखते हैं, तो आप कुछ भी लिखेंगे आपको क्वेश्चन पे उस पे मार्क्स मिलेगा। 10 में से 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 4 मिलेगा, डिपेंड करता है आपने कितना लिखा है। तो क्वेश्चन छोड़े बिल्कुल नहीं। 3 घंटे आपको पेपर अटेम्प्ट करने के लिए मिलते हैं, उन 3 घंटे में आप कुछ ना कुछ पेपर में जरूर करें, ब्लैंक ना बैठें, खाली बिल्कुल ना बैठें, कुछ ना कुछ करने की कोशिश करें। आप हमेशा अपने पेन का यूज जरूर करें ताकि आप उस पेपर में आसानी से पास हो सके। दूसरी चीज, 5 चैप्टर्स आपके पास हैं, अगर किसी कारण से आपके सारे चैप्टर प्रिपेयर नहीं हुए हैं, 3 चैप्टर की अगर हम बात करें कि अगर आप कोई भी 5 में से 3 चैप्टर्स को प्रिपेयर करके जा रहे हैं या जाना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि एज आई फील की मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 4 ये 2 ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें स्टूडेंट्स जनरली प्रॉब्लम फेस करते हैं। अगर आपका मॉड्यूल 1 प्रिपेयर्ड है, मॉड्यूल 3 प्रिपेयर्ड है, मॉड्यूल 5 प्रिपेयर्ड है, या इन 3 में से या इन 3 के अलावा कोई और चैप्टर आपका प्रिपेयर है, पांचों में से कोई भी 3 चैप्टर अगर आपने प्रिपेयर किए हैं, तो कितना आप पेपर में अटेम्प्ट कर सकते हैं ये देखते हैं। आपको पता है सेक्शन ए में हर एक चैप्टर से 4 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, तो कोई भी 3 चैप्टर के अगर आप यहाँ से क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो आप आसानी से 6 into 2 दैट इज 12 मार्क्स पा सकते हैं। ऑल्दो मैंने आपको कहा है कि यहाँ पर 10 के 10 सवाल आपको करने हैं, चाहे कैसे भी करें, यहाँ पर नहीं छोड़ना है आपको, ठीक है। बट फिर भी अगर 3 चैप्टर्स की बात करें तो यू हैव 6 into 2 दैट इज 12 मार्क्स। सेक्शन बी में 3 ही क्वेश्चन करने हैं, तो वही 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें जो आपने मॉड्यूल प्रिपेयर करने हैं, तो टोटल 30 के 30 नंबर आप यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो 30 + 12 इज 42। उसके अलावा सेक्शन सी से अगर आपने 3 चैप्टर्स के 3 क्वेश्चन किए, 30 मार्क्स यहाँ से आ जाते हैं आपको, 42 + 30 72 मार्क्स, ठीक है। तो आउट ऑफ 100 यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट फॉर 72 मार्क्स, आप 72 मार्क्स का अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर आपने ये 72 मार्क्स का प्रॉपरली अटेम्प्ट कर लिया या फिर अच्छे से आपने 72 नंबर का अटेम्प्ट किया है, तो बहुत आसानी से आप 60-65 मार्क्स ला सकते हैं, क्योंकि ये हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट है, यहाँ मार्क्स डिडक्शन नहीं होगा अगर आपने आंसर्स बहुत अच्छे से कॉपी में लिखा है तो, ठीक है। तो जैसा भी आपका स्ट्रेटेजी हो, जैसा भी आपका प्लानिंग हो एग्जाम को
लेकर या अपने सिलेबस को लेकर या अपनी तैयारी को लेकर कि आपने कितना प्रिपेयर करना है, आप कितना कर सकते हैं अभी इस मोमेंट पे, आज की डेट में जो समय है उसको देखते हुए कि कितना समय हमारे पास है, उसके हिसाब से आप ये सब चीजों को जरूर प्रिपेयर करें। ठीक है। देन इस पेपर के बाद अगर मैं डिस्कस करूं कि चैप्टर बाय चैप्टर हम देखें तो कौन कौन सी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बेसिकली मैं जस्ट वर्बली आपको बता देता हूं। आई होप कि आप सभी लोग अपने कॉपी पेन का यूज करके उसको जरूर लिखेंगे। चैप्टर 1 की बात करें तो चैप्टर 1 में जो थ्योरी टॉपिक्स हैं वो बहुत कम है, जिसमें मेजरली दो दो मार्क के क्वेश्चन जो बनते हैं, लाइक लीनियर नॉन लीनियर एलिमेंट्स, यूनिलेटरल बायलेटरल एलिमेंट्स, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स। ठीक है, ये दो तीन टॉपिक्स हैं जो मोस्टली पेपर में पूछे जाते हैं। इसके अलावा थ्योरी के लिए हमारे पास स्टार डेल्टा का डेरिवेशन है। स्टार डेल्टा के डेरिवेशन कई बार 10 मार्क में भी आता है, कई बार 2 मार्क के लिए उसका सिंपल रेजिस्टेंसेस के फॉर्मूले निकालने को पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल फ्रॉम द चैप्टर 1 थ्योरी टॉपिक की बात करें तो। इसके अलावा अगर न्यूमेरिकल की बात करें तो जैसा मैंने आपको बताया कि मैश एनालिसिस को अच्छे से समझें। अगर आपको मैश पे कमांड हो गया तो आपका सुपरपोजिशन एंड थेवेनिन्स थ्योरम ये हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सुपरपोजिशन थ्योरम इज डायरेक्टली बेस्ड ऑन द प्रोसेस ऑफ मैश एनालिसिस। आप मैश को अच्छे से जानते हैं तो आप सुपरपोजिशन इजीली कर सकते हैं, और अगर आपको मैश आता है तो आप थेवेनिन्स थ्योरम को भी आसानी से कर सकते हैं, जिसमें आप ऑल्टरनेटिव मेथड का यूज करेंगे, मींस आईएससी जो हम निकालते हैं। अगर आपने थेवेनिन्स थ्योरम मेरे चैनल से समझा है तो वहां पर मैंने एक ऑल्टरनेटिव मेथड बताई है थेवेनिन्स थ्योरम को सॉल्व करने के लिए, जिसमें हम मेथड ऑफ आईएससी शॉर्ट सर्किटेड करंट के थ्रू हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, वो आप आसानी से मैश का यूज करके कर सकते हैं। तो यू जस्ट नीड टू कंप्लीट मैश एनालिसिस। आपको मैश पे कमांड करना है, आपका सुपरपोजिशन, आपका थेवेनिन्स, आपका नॉर्टन, ये 4 टॉपिक्स आपके मैच करने से ही हो जाते हैं। चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो चैप्टर नंबर 2 में आपको सबसे पहले 3 फेज एसी सर्किट्स को कंप्लीट करना है। 3 फेज एसी सर्किट्स में आपके पास स्टार कनेक्शन एंड डेल्टा कनेक्शंस के डेरिवेशंस हैं, प्लस उनके ऊपर न्यूमेरिकल्स हैं। ठीक है, इन टॉपिक्स को जरूर करके जाएं। एक 10 मार्क का सॉलिड क्वेश्चंस आपको यहां से मिलने वाला है। इसके अलावा रेजोनेंस में सीरीज रेजोनेंस को जरूर करें। पैरेलल को अगर आप नहीं भी करते हैं तो भी ठीक है, सीरीज रेजोनेंस को जरूर करें, क्योंकि सीरीज रेजोनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेरिवेशन के ऊपर आपको सीरीज रेजोनेंस पूछा जाता है। एंड अगर सिंगल फेज की बात करते हैं तो सिंगल फेज एसी सर्किट्स में आपके साइनसोइडल फंक्शंस को ऐड करने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको करके जाएं। साथ ही साथ कॉम्प्लेक्स इंपीडेंस वाले जो क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपको कुछ इंपीडेंसेस दिए जाते हैं सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में, उनको करके जाएं, वो सब इंपॉर्टेंट होंगे। चैप्टर 3 की बात करें तो चैप्टर 3 में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन बनता है वो है आपका, एक तो लॉसेस से रिलेटेड है। ठीक है, जो हमने अभी इस पेपर में भी डिस्कस किया, लॉसेस क्या होते हैं। दूसरा आपका वर्किंग प्रिंसिपल ईएमएफ इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है। और एक क्वेश्चन आपका बनता है जो इंपॉर्टेंट माना जाता है, वो है एफिशिएंसी से रिलेटेड। एंड न्यूमेरिकल में आपको सिर्फ जो मोस्टली जो कॉन्सेंट्रेट करना है वो एफिशिएंसी के ऊपर, जो न्यूमेरिकल्स हैं उनके ऊपर आपको यहाँ पर फोकस करना है। चैप्टर 4 की बात करें तो चैप्टर 4 में आपके पास 4 मशीनें हैं, डीसी मशीन, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर, 3 फेस इंडक्शन मोटर एंड सिंक्रोनस मोशन मोटर। तो डीसी मोटर की अगर बात करें तो डीसी मोटर में एक तो आपको शंट मशीन का न्यूमेरिकल करना है, जो हमने इस पर्टिकुलर पेपर में भी डिस्कस किया है। इसके अलावा डीसी मशीन का ईएमएफ इक्वेशन एंड टॉर्क इक्वेशन, ये दोनों टॉपिक जरूर करें। ठीक है, तो आपका डीसी कंप्लीट हो जाएगा। राइट, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर की बात करें तो सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में वर्किंग प्रिंसिपल और स्टार्टिंग मेथड्स, इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा एक। ठीक है, 3 फेज इंडक्शन मोटर की बात करें तो 3 फेज इंडक्शन मोटर में आपका टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन स्लिप स्पीड। एंड जो 10 नंबर का न्यूमेरिकल बनता है, मैंने वीडियोस में डिस्कस किया है, वो इंपॉर्टेंट है। और सिंक्रोनस मशीन की अगर बात करें तो सिंक्रोनस मशीन एक छोटा सा टॉपिक है, उसको आप इन जनरल बस एक कॉमन सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं। सिंक्रोनस मशीन क्या होती है, कितने टाइप की होती है, क्या उसका प्रिंसिपल है, क्या उसके एप्लीकेशंस हैं, बस इतना ही सफिशिएंट है। चैप्टर 5 दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इजीएस्ट यूनिट, जो सबको पास कराने के लिए हेल्प करती है। उसमें क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको 5 डेफिनेशंस प्रिपेयर करनी है। वन इज फ्यूज, सेकंड वन इज स्विच फ्यूज यूनिट, थर्ड वन इज एमसीबी, फोर्थ वन इज एमसीसीबी, फिफ्थ वन इज ईएलसीबी। ये पांचों के पांचों टॉपिक्स आपको कुछ इस तरह से प्रिपेयर करने हैं कि इन पांचों में से कोई भी 3
2 या 4 या 5 आए तो आपको 3 पेज कम से कम लिखने हैं, यानी कि आपको फुल लेंथ सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। इनमें से कोई भी आ जाए आप 3 पेज जरूर लिखें सब मिला के। इसके अलावा एक कॉमन सॉल्यूशन फ्रॉम द केबल्स, एक कॉमन सॉल्यूशन फ्रॉम द बैटरी, एक कॉमन सॉल्यूशन फ्रॉम द अर्थिंग एंड ग्राउंडिंग। तो कुल मिला के 4 सवाल बनते हैं थ्योरी से रिलेटेड। सिर्फ 4 ही आपको प्रिपेयर करने हैं। इन चारों में से आपको पूरा का पूरा पेपर में आने वाला चैप्टर 5 का क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रिपेयर करें। बाकी आपकी प्रिपरेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप और कितना कर सकते हैं। ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताए हैं और साथ ही साथ एक मॉडल पेपर आपके सामने रखा है, जिस पेपर में जो क्वेश्चन आपके सामने है उन क्वेश्चन को आपको जरूर कर जाना है, उनको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, इसके बाद में एक पेपर और डिस्कस करूंगा, आपके सामने रखूंगा, जो दूसरा सेट ऑफ पेपर है। इन दोनों पेपर को अगर मिला दिया जाए तो हम कह सकते हैं कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये दोनों मॉडल पेपर्स कर जाते हैं तो आप कम से कम फेल तो नहीं होंगे। ठीक है, ऊपर आप और कितना मार्क्स आप पाते हैं ये डिपेंड करेगा कि कितने क्वेश्चंस आपको इन मॉडल पेपर्स में से आते हैं। बट यस, अगर सिर्फ थ्योरी की बात करें तो थ्योरी में जो क्वेश्चंस बनेंगे वो मोस्टली क्वेश्चंस आपको इन्हीं दोनों मॉडल पेपर्स में से मिल सकते हैं। इसीलिए जिसको भी डिफिकल्टी है प्रिपेयर करने में, एग्जाम के लिए तैयारी करने में, वो इन दोनों मॉडल पेपर में दिए गए सारे थ्योरी क्वेश्चंस एंड टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स के ऊपर जरूर फोकस करें। ठीक ठीक है, और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं, मैं आपको वहां पर जरूर रिप्लाई करूंगा। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, डू वेल, प्रिपेयर वेल। ठीक है, थैंक यू।